Hi everyone, my name is Anuj Jindal. I welcome you to another session for UPSC Civil Services Exam 2025 Prelims. तो 2025 प्रीलिम्स के लिए मैंने एक सीरीज चलाई है जिसमें आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल द चैप्टर्स ऑफ इकोनॉमी वन बाय वन थ्रू द लेंस ऑफ क्वेश्चंस, क्योंकि क्वेश्चंस बड़े इंपॉर्टेंट हैं इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, और अच्छे क्वालिटी क्वेश्चंस एंड एट द सेम टाइम अंडरस्टैंडिंग कि क्वेश्चंस को यूज़ करके किस तरह से आपको अपना रिवीजन करना है, कैसे कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करने हैं, मेमोराइजेशन इम्प्रूव करना है, और किस तरह से नए कॉन्सेप्ट्स को कवर करना है जो नॉर्मली कई बार रह जाते हैं. ओके, आई विल ऑल्सो बी स्टार्टिंग विद चैप्टर वाइज डिस्कशंस थ्रू बाय टीचिंग यू थ्रू माय नोट्स. उसमें अभी थोड़ा सा 1 2 दिन 3 दिन लग सकते हैं, धीरे धीरे मैं शुरू करूंगा. बट यहाँ पर मैं क्वेश्चंस के बेसिस पे आपको सिखा रहा हूँ. मैंने पूरा इकोनॉमी को रीस्ट्रक्चर भी किया है अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द एग्जामिनेशन. नंबर वन, जो कि सिविल सर्विसेज के लिए ज़्यादा रेलेवेंट है, उसको मैं पहले उठा रहा हूँ. एंड सेकेंडली अकॉर्डिंग टू हाउ इकोनॉमी शुड बी टॉट, जिससे कि वो सिंपल हो सके. अभी क्या है, जो स्ट्रक्चर है इकोनॉमी का वो काफ़ी कॉम्प्लिकेट कर दिया जाता है, जिसकी वजह से यू फाइंड इट डिफिकल्ट टू रिमेंबर, अंडरस्टैंड, मेमोराइज एंड यूज़ इट, अप्लाई इट. बट उसको सिंपल किया जा सकता है. ये मैं कर रहा हूँ इंटरनेशनल ऑथर्स की बुक्स पढ़ के, उनके थ्रू, जैसे कि जोसेफ स्टिग्लिट्ज़, ग्रेगरी मैनकेव, मिल्टन फ्रीडमैन, इनकी सबकी थ्योरीज हैं, सब नोबेल लॉरिएट्स हैं. इनकी किताबें आप पढ़ोगे, कोर्स बुक्स बड़ी अच्छी अच्छी हैं इनकी, तो आपको रियलाइज़ होगा कि यार स्ट्रक्चर कुछ और भी हो सकता है, तरीका सेम चीज़ को समझने का कुछ और भी हो सकता है. तो मेरा एफर्ट वहाँ पर जा रहा है. आई एम रीडिंग ऑल दीज, जिससे कि मैं कुछ वैल्यू एडिशन अच्छा आपकी एजुकेशन में यहाँ पर लगा पाऊँ. आज हम लोग उठाएंगे इन्फ्लेशन चैप्टर. आई विल बी पिकिंग अप 10 क्वेश्चंस राइट नाउ. बाद में 10 क्वेश्चंस फिर से उठाएंगे, क्योंकि अगर मैं सारे सारे कॉन्सेप्ट समझाऊंगा तो 10 क्वेश्चन आपका आधा से 1 घंटा खा जाएगा. बट इट्स प्योरली कंप्लीटली वर्थ इट, क्योंकि इससे आपके मेजॉरिटी इन्फ्लेशन के कॉन्सेप्ट्स रिवाइज हो जाएंगे. नहीं हो रहे हैं, इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा है, यूज़फुल नहीं लग रहा है, तो कमेंट्स में बताना इस सेशन के बाद, जिससे कि मुझे तो पता लगे कि जो मैं एफर्ट लगा रहा हूँ वो स्टूडेंट को चाहिए भी कि नहीं चाहिए. दैट इज़ ऑल्सो व्हाट आई वांट टू नो. स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर वन, क्वेश्चन नंबर वन से. नाउ क्वेश्चन नंबर वन सेज इन्फ्लेशन, the general increase in price of goods and services results in decrease in purchasing power of money. ये हमें सबको पता है. High inflation negatively impacts the economy, leading to inflation necessarily does not result in negatively affects the economy, but high inflation certainly does. ये हमें पता है. Leading to reduced or lower consumer purchasing power, lower real wages, uncertainty in financial markets, हिंडरिंग इन्वेस्टमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ. ये सब कम हो सकता है अल्टीमेटली. दैट इज व्हाट द क्वेश्चन सेज. कंसिडरिंग दिस, विच आर द फॉलोइंग कैन नॉट बी अ कॉज फॉर इन्फ्लेशन. कौन सा इसमें से रीजन इन्फ्लेशन के पीछे का रीजन नहीं है, ये पूछा है. नंबर वन, फ्लक्चुएशंस इन द वैल्यू ऑफ अ कंट्रीज करेंसी. करेंसी का फ्लक्चुएशन क्या, डज इट रिजल्ट इन इन्फ्लेशन और नॉट, ये क्वेश्चन है. पॉलिसीज इंप्लीमेंटेड बाय आरबीआई. अगर आरबीआई कोई पॉलिसी इंप्लीमेंट करता है, कोई भी पॉलिसी हो सकती है, डज इट रिजल्ट इन इन्फ्लेशन और नॉट, ये क्वेश्चन है. इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर. अगर सरकार, द गवर्नमेंट इंक्रीजेज एक्सपेंडिचर, डज इट रिजल्ट इन हायर इन्फ्लेशन और लोअर इन्फ्लेशन, ये क्वेश्चन है. डिक्रीज इन डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज. इफ द डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज इज लोअर नाउ, क्या उससे इन्फ्लेशन होता है, डिफ्लेशन होता है, या डिसइन्फ्लेशन होता है, ये क्वेश्चन है. ओके, हमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉज फॉर इन्फ्लेशन. इसको समझने के लिए सारे ऑप्शंस को एक एक बार हम एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको. फर्स्ट था फ्लक्चुएशन इन वैल्यू ऑफ अ कंट्रीज करेंसी. मतलब मेरी करेंसी क्या है, रूपी है. रूपी में अगर फ्लक्चुएशन हो रही है, मतलब वो ज़्यादा हो रहा है, तो क्या होगा. अगर मेरी करेंसी फ्लक्चुएट हो रही है, लेट्स से $1 वाज इक्वल टू 70 रुपीज़, नाउ $1 इज इक्वल टू 50 रुपीज़, नाउ आफ्टर अ डे $1 इज इक्वल टू 80 रुपीज़. ये फ्लक्चुएशन हो गया. अगर फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा है, देन व्हाट कैन हैपन. मनी मतलब रुपीज़ की जो परचेजिंग पावर है, दैट कैन गो डाउन. आई एम नॉट सेइंग इट विल ऑलवेज गो डाउन, बिकॉज यहाँ पे तो देखो परचेजिंग पावर बढ़ रही है, बट इट कैन गो डाउन. वाई कैन इट गो डाउन. इन्फ्लेशन के पीछे के दो रीजंस होते हैं मेन. नंबर वन, बहुत सारे रीजंस हैं, बट दो मेजर.
एक्सप्लेन करने के लिए दो हम लेते हैं कि इन्फ्लेशन एग्जैक्टली है क्या। या तो रुपये की वैल्यू कम हो रही है या फिर करेंसी डेप्रिशिएट हो रही है। तो अगर करेंसी डेप्रिशिएट हो रही है तो हम बोलते हैं इन्फ्लेशन हो रहा है, और रुपये की वैल्यू कम हो रही है तो हम बोलते हैं इन्फ्लेशन हो रहा है। अब ये डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी जो है ये इंटरनेशनल मार्केट में हम यूज़ करते हैं, बिकॉज हाउ डू वी नो कि हमारी करेंसी डेप्रिशिएट हुई है? बाय कनेक्टिंग इट विद अनदर करेंसी जैसे कि डॉलर। और ये हमारा डोमेस्टिक मार्केट में है कि पहले 20 रुपये में 1 किलो दूध आता था, अभी 25 रुपये में 1 किलो दूध आता है। दैट मीन्स देयर इज अ लॉस इन वैल्यू ऑफ रुपी, तो इन्फ्लेशन हो गया। ओके तो ये डोमेस्टिक मार्केट में। अब करेंसी फ्लक्चुएट हो रही है तो दोनों में से कुछ भी हो सकता है, बट ये भी हो सकता है कि 70 से 80 रुपए हमारी करेंसी डेप्रिशिएट हो गई, और डेप्रिशिएट होने की वजह से इन्फ्लेशन हो गया। सो दिस कैन बी अ कॉज फॉर इन्फ्लेशन। कैन नॉट में हमें ऐसा रीजन ढूंढना है जिसमें हो ही नहीं सकता। वैल्यू करेंसी, किसी भी करेंसी, रुपये की वैल्यू अगर गिरेगी तो फ्लक्चुएशन में अगर गिरेगी तो इन्फ्लेशन होगा। तो ये हमारा आंसर नहीं है। ओके, सेकंड, पॉलिसीज इंप्लीमेंटेड बाय आरबीआई। अब आरबीआई एक्सपेंशनरी पॉलिसी कर सकता है फॉलो, या फिर कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी। एक्सपेंशनरी पॉलिसी फॉलो करेगा तो व्हाट विल हैपन? देयर विल बी अ लॉट ऑफ मनी इन द पॉलिसी, इन द इकोनॉमी। एक्सपेंशनरी पॉलिसी का मतलब ही ये है दैट इट विल ट्राई एंड इंक्रीज मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। अगर मनी सप्लाई इंक्रीज होगी तो लॉट ऑफ मनी इन द इकोनॉमी, लॉट ऑफ मनी इन द इकोनॉमी, ऑटोमेटिकली वैल्यू ऑफ रुपीज विल गो डाउन। ऑल ऑफ यू इमीडिएटली हैव 1000 rupees extra in your pocket. What will you do? You will go and try and buy whatever you get your hands on. यार बड़ा पैसा आया आज तो अच्छे से उड़ाते हैं। पॉकेट मनी आती है तो ऐसे ही होता है, लॉट ऑफ मनी इमीडिएटली इन दी पॉकेट, जाके उड़ा दिया। वैल्यू ऑफ रूपी स्टार्ट्स गोइंग डाउन इफ दैट हैपन्स ऑन अ मैक्रो स्केल। हर किसी के पास बहुत सारा पैसा आ गया, मनी सप्लाई बढ़ गई, वैल्यू ऑफ रुपीज़ कम हो गई, तो इन्फ्लेशन हो गया। क्योंकि अब हम स्पेंड करने से डर नहीं रहे हैं, तो हम खर्च करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। तो जो प्रोड्यूसर है वो बोलेगा यार लोग धमाधम खरीद रहे हैं, मैं धमाधम बेचता हूँ ज़्यादा प्राइस बना के, तो प्रॉफिट बनाता हूँ अपना, तो वो प्राइसेस बढ़ा देगा, तो इन्फ्लेशन होने लगेगा इकोनॉमी में। तो दिस इज ऑल्सो नॉट वन ऑफ द रीजंस, क्योंकि अगर इफ आरबीआई इज फॉलोइंग एन एक्सपेंशनरी पॉलिसी तो इन्फ्लेशन हो सकता है इकोनॉमी के अंदर। थर्ड है इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। ये सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। गवर्नमेंट ने अपना एक्सपेंडिचर बढ़ाया, व्हेन द गवर्नमेंट इंक्रीजेस एक्सपेंडिचर तो पब्लिक के पास ज़्यादा पैसा आ जाता है। लेट्स से द गवर्नमेंट सेज वी आर इंक्रीजिंग एक्सपेंडिचर एंड वी आर पुटिंग ऑल दिस एक्स्ट्रा मनी इन कैपिटल फॉर्मेशन। अब कैपिटल फॉर्मेशन हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस कर रहे हैं, तो हम लोग बहुत सारे हाईवेज बनाएंगे। अब जब ये हाईवेज बनाएंगे तो लोग कंस्ट्रक्ट करेंगे, कॉन्ट्रैक्टर्स होंगे जिनको मिलेगा कॉन्ट्रैक्ट, एक्चुअल ग्राउंड पे लोग जाके बना रहे हैं हाईवेज, सबके जेब में पैसा आएगा, तो पब्लिक के पास पैसा जाता है। जब पब्लिक के पास पैसा गया मतलब मनी सप्लाई बढ़ गया, जब मनी सप्लाई बढ़ता है तो वैल्यू ऑफ रुपी गोज डाउन। तो दिस इज ऑल्सो नॉट आर रीजन, क्योंकि एक्सपेंडिचर सरकार का बढ़ा तो मनी सप्लाई बढ़ गया, तो इन्फ्लेशन हो सकता है। फोर्थ हमारा आंसर हो गया, बट इसको भी समझ लेते हैं, डिक्रीज इन डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। नाउ हाउ विल इट रिजल्ट इन लोअर इन्फ्लेशन, और हाउ कैन इट नॉट रिजल्ट इन हायर इन्फ्लेशन एट एनी कॉस्ट? अब हमारी डिमांड जो है गुड्स की, लेट्स से मिल्क की डिमांड इकोनॉमी में कम हो गई, अमूल क्या करेगा? अमूल विल हैव सम इन्वेंट्री, और या फिर उसकी एक इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है जो उसने बना रखी है कि यार एक दिन में 1 मिलियन टन माई प्लांट कैन ईजिली प्रोड्यूस। जो भी मिल्क हमारे पास आ रहा है वो प्योरीफाई करके पैस्चराइज करके हम बेच सकते हैं पैक करके। सो दिस इज कॉल्ड इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। अब इसमें बहुत सारा इन्वेस्टमेंट हुआ है, वो उसको रिकवर भी करना है। तो ऐसा नहीं है कि वो इमीडिएटली इट कैन रिड्यूस इट्स प्रोडक्शन, प्रोडक्शन उसको वहीं रखनी पड़ेगी काफ़ी टाइम तक, धीरे धीरे वो कम कर सकता है। अब प्रोडक्शन उसको वहीं रखनी पड़ रही है तो इन्वेंट्री उसकी एड ऑन होते जा रही है। व्हेन दिस इन्वेंट्री स्टार्ट्स पाइलिंग अप इट हैज़ टू सेल इट, खराब हो जाएगा वो। नहीं भी खराब होगा तो भी वो जब रखा हुआ है प्लांट में, फैक्ट्री में, वेयर हाउस में, तो कॉस्ट है उसकी एक, उसको रिकवर करना है। सो इट स्टार्ट सेलिंग इट एट अ चीपर प्राइस कि यार 25 की जगह 22 का कर दो, लोग खरीदे तो सही। What is happening? Inflation is going down. So whenever there is lesser demand for goods, inflation will always start going down. Assuming कि और सारी चीज़ें सेम है और कुछ चेंज नहीं हो रहा है, तो अगर गुड्स की डिमांड कम हो रही है तो इन्फ्लेशन नीचे आना ज़रूरी ही है। बिकॉज डिमांड कम है, सप्लाई उतनी ही है, सप्लाई यू कैन नॉट रिड्यूस इमीडिएटली, सो द गैप बिटवीन सप्लाई एंड डिमांड इज इंक्रीजिंग। पहले डिमांड इधर थी, अभी डिमांड कम होकर इधर चली गई, तो सप्लाई और डिमांड का गैप बढ़ गया। सप्लाई कैन नॉट कम डाउन इमीडिएटली, तो इसीलिए यू हैव टू स्टार्ट रिड्यूसिंग द प्राइसेस यू आर चार्जिंग सो दैट यू कैन कीप सेलिंग दिस।
आई होप क्लियर है। तो इससे हमारे बड़े सारे फंडे क्लियर हो गए फर्स्ट क्वेश्चन से ही कि इन्फ्लेशन कब बढ़ता है कब कम होता है। आई होप समझ आ गया होगा। ठीक है ना, आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट पुश एंड डिमांड पुल इन्फ्लेशन। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है बट इसमें बड़े अच्छे ऑप्शंस भी हैं। Cost push inflation results in higher consumer spending, whereas demand pull inflation arises from lower or decreased production cost. अब ये नाम से ही क्लियर है, कॉस्ट पुश मतलब किसी भी चीज़ की कॉस्ट बढ़ रही है, डिमांड मतलब किसी भी चीज़ की डिमांड बढ़ रही है। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन विल नॉट हैपन फ्रॉम हायर स्पेंडिंग। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन की वजह से एन आफ्टर इफेक्ट और एन इफेक्ट और एन आउटकम कैन बी मोर कंज्यूमर स्पेंडिंग, है ना। इन्फ्लेशन हुआ तो लोग ज़्यादा स्पेंड करना पड़ रहा है, बट कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कब होगा, जब किसी भी सामान को बनाने की प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ गई। तो कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स इज गोइंग अप, दैट इज कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन का ये वाला रीजन तो गलत हो गया, तो ये ऑप्शन नहीं है। अभी मैं डिटेल में भी एक्सप्लेन करूंगा नीचे। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन स्टेम्स फ्रॉम राइजिंग प्रोडक्शन कॉस्ट लाइक वेजेस और रॉ मटेरियल, ये सही है। while demand pull inflation results from aggregate demand surpassing aggregate supply, मतलब aggregate demand is more than aggregate supply, ये भी सही लग रहा है, तो ये ऑप्शन हमारा आंसर हो सकता है। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन occurs when demand for goods and services exceeds supply, ये गलत है क्योंकि डिमांड पुल में होगा, डिमांड बढ़ रही है, डिमांड इज गोइंग अप, कॉस्ट पुश में कॉस्ट इज गोइंग अप। डिमांड पुल इन्फ्लेशन इज कॉस्ड बाय डिक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड, उल्टा बोल दिया, तो ये वाला तो हमारा एलिमिनेट हो गया। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय डिक्रीज इन प्रोडक्शन कॉस्ट, इंक्रीज होता है प्रोडक्शन कॉस्ट, तो यहाँ गलत हो गया। वाइल डिमांड पुल इन्फ्लेशन इज ड्रिवन बाय इंक्रीज इन एग्रीगेट सप्लाई, डिमांड पुल में सप्लाई इंक्रीज नहीं हो रही है, बस डिमांड इंक्रीज हो रही है, सप्लाई का कोई लेना देना है ही नहीं। सप्लाई इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है हमें नहीं पता, वी डोंट नो, बट डिमांड इंक्रीज हो रही है, दिस वी नो। तो हमारा आंसर ऑप्शन बी हो गया। लेकिन एक बार समझ लेते हैं कॉस्ट पुश और डिमांड पुल में इन्फ्लेशन में फर्क कहां कहां पर होता है, लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड दैट। ठीक है ना। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, हायर कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल एंड वेजेस। कॉस्ट, जो भी एक सामान की कॉस्ट है उसमें जब भी इंक्रीज होता है तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको सर्विस दे रहा हूं, क्या सर्विस दे रहा हूं, एजुकेशन सर्विस दे रहा हूं। आप स्कूल जाते हो, कॉलेज जाते हो, क्या मिलती है आपको, एजुकेशन सर्विस मिलती है। जब भी आपको एजुकेशन सर्विस मिलती है उस सर्विस के पीछे कोई कॉस्ट है, जैसे कि मेरे सामने लैपटॉप डेस्कटॉप रखा हुआ है उसकी कॉस्ट है, ये कैपिटल कॉस्ट हो गई। मेरे सामने कैमरा रखा हुआ है बहुत बड़ा एक्सपेंसिव, उसकी कॉस्ट है। ये एक स्टूडियो है, इसकी एक कॉस्ट है। मैं खुद हूँ, मेरी एक सैलरी है, मेरी एक कॉस्ट है, ये हो गया वेजेस, है ना। यहाँ पे रॉ मटेरियल कुछ यूज़ नहीं होता है क्योंकि दिमाग यूज़ हो रहा है बस, तो वो सैलरी या वेजेस में ही आ गया। ये पेन है, ये कीबोर्ड है, ये सारी चीज़ें इनकी कॉस्ट है। इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट है क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती है। स्टूडियो में रेंट आ गया जिसकी कॉस्ट है। ऐसे बहुत सारी, अब एडिटर चाहिए होता है कई बार, एडिटर की कॉस्ट है, ऐसी बहुत सारी कॉस्ट होती हैं क्योंकि वेजेस के अंदर ही आ सकता है। ओके, तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन तब होता है व्हेन देयर इज अ हायर कॉस्ट इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन ऑफ दैट गुड और सर्विस। लेट्स से पहले मुझे एक वीडियो बनाने में लगते थे 1000 रुपये, अगर मेरी कॉस्ट मान ली जाए। अब इलेक्ट्रिसिटी महंगी हो गई है, रेंट महंगा हो गया है, सब कुछ महंगा हो गया है, तो अब लग रहे हैं 2000 रुपये, तो कॉस्ट बढ़ गई है जिसकी वजह से प्रोडक्ट्स का जो एमआरपी है, मेन मैक्सिमम रिटेल प्राइस जो है, जितने में आप बेचोगे वो भी आपको बढ़ाना ही पड़ेगा। तो कॉस्ट इंक्रीज होने की वजह से अल्टीमेटली जो गुड या सर्विस है उसका प्राइस बढ़ गया, तो इन्फ्लेशन हो गया इकोनॉमी में। कई बार ये कॉस्ट जो है वो गवर्नमेंट की रेगुलेशंस की वजह से भी बढ़ती है। गवर्नमेंट बोलती है ये आपको ध्यान में रखना है, करना ज़रूरी है, नहीं तो आप नहीं कर सकते ये काम, आपको ये लॉज फॉलो करने हैं, ये सारे रेगुलेशंस फॉलो करने हैं, ये लाइसेंसेस लेने हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, दे कैन बी थाउजेंड्स ऑफ रेगुलेशंस। उसकी वजह से कॉस्ट बढ़ जाती है। सप्लाई चेन डिसरप्शन, फॉर एग्जांपल सप्लाई चेन डिसरप्शन कोविड के टाइम पे हुआ था, उसकी वजह से कॉस्ट बढ़ गए थे। अभी अगर आप सप्लाई चेन डिसरप्शन देखोगे तो सूज कैनाल के थ्रू जो सामान आता है वहाँ पे डिसरप्शन है, बिकॉज ईरान इज़ एग्रेसिव। पूरे इजिप्ट वाला जो एरिया है वहाँ पे वॉर चल रहा है इसराइल का, उसके पास ही वो एग्रेसिव एरिया हो रखा है, तो अभी सामान पूरा अफ्रीका घूम के आता है। तो ये सप्लाई चेन डिसरप्शन हो गया जिसकी वजह से
रॉ मटेरियल्स की सप्लाई ना बहुत अच्छी नहीं है, उसकी वजह से महंगा हो गया सब कुछ। एक तो ऑयल ज़्यादा लग रहा है उसको लाने में, डिसरप्ट हो गया है, तो नाउ सप्लाई इज ऑल्सो लेस, तो अल्टीमेटली उसकी वजह से रॉ मटेरियल्स महंगे हो गए। बहुत सारे रिसोर्सेज हैं जो डिप्लीट हो जाते हैं, ऑयल जैसे 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 ऑयल डिप्लीट होता जाएगा, कम होता जाएगा, उसका प्राइस बढ़ता जाएगा, उसका प्राइस बढ़ेगा तो जो वट एवर यू आर प्रोड्यूसिंग यूजिंग ऑयल, ऑल ऑफ दैट विल बिकम मोर एक्सपेंसिव। नेचुरल डिजास्टर से भी कॉस्ट बढ़ जाती है। लेट्स से देयर इज अ डिजास्टर एंड सडनली बिकॉज एक्सट्रीम हीट हो गई, एप्पल सब प्रोड्यूस नहीं हो रहे मनाली में या फिर शिमला में या फिर पूरे हिमाचल में, अब एप्पल्स कम बन रहे हैं, सप्लाई कम हो गई, और क्योंकि हीट बढ़ गई है तो समहाउ एक तो सप्लाई कम हो गई नेचुरल डिजास्टर्स की वजह से, जिसकी वजह से कॉस्ट बढ़ेगा। दूसरा, अब नेचुरल डिजास्टर है, प्रोटेक्ट करने के लिए यू माइट हैव टू स्पेंड मोर मनी, है ना, हो सकता है फार्मर्स को एसी लगाने पड़े, ग्रीन हाउस लगाना पड़े, या ग्रीन हाउस का उल्टा कुछ लगाना पड़े सो दैट दे कैन रिड्यूस द टेम्परेचर, कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी यूज करनी पड़ेगी। यू उस टेक्नोलॉजी की भी एक कॉस्ट है, इसकी वजह से कॉस्ट ऑफ वन एप्पल विल इंक्रीज, तो नेचुरल डिजास्टर से भी कई बार कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है, जिससे कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होता है। दे कैन बी हंड्रेड्स ऑफ अदर रीजन, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। डिमांड पुल इन्फ्लेशन हैपन्स व्हेन डिमांड इज मोर देन सप्लाई, बहुत डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई बहुत कम है। लेट्स से मैं दिन में 2 क्लास ले सकता हूँ 1-1 घंटे की, पर स्टूडेंट्स चाह रहे हैं कि मैं 4 क्लास लूँ 1-1 घंटे की, तो डिमांड बहुत ज़्यादा हो गई, मेरी सप्लाई लिमिटेड है, मैं तो उतना ही पढ़ा सकता हूँ भाई, 2 क्लास ही ले सकता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, आई विल स्टार्ट इंक्रीजिंग माई प्राइसेस, एवरीबडी वॉन्ट्स टू एक्सप्लॉइट एवरीबडी, ये हो जाएगा, वहाँ पे डिमांड इतनी बढ़ गई कि लोगों ने एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया, या फिर लोगों को लगा यार अब हम ज़्यादा चार्ज कर सकते हैं बिकॉज पीपल आर रेडी टू पे, दैट इज़ वॉट ऑल्सो हैपन्स। हायर डिमांड बाय द गवर्नमेंट और बाय हाउस होल्ड, ये ट्रिगर है। लेट्स से इमीडिएटली किसी चीज़ की डिमांड बहुत बढ़ गई, सरकार ने बहुत डिमांड कर दिया, हाउस होल्ड्स ने बहुत, जैसे कि गर्मियाँ आते ही ट्रिगर होता है, एसीज की डिमांड बढ़ जाती है। व्हाट हैपन्स, एसीज की डिमांड बढ़ी, डिमांड इंक्रीज हुई, इन्फ्लेशन होना शुरू हुआ, एसी के इंस्टॉलेशन महंगी हो जाती है, प्राइसेस बढ़ जाते हैं। वैसे ही विंटर्स आते आते वो सेम एसीज आपको आधे रेट पे मिलने शुरू हो जाएंगे, बिकॉज डिमांड है नहीं, उनको इन्वेंट्री रखनी नहीं है, दे वांट टू सेल इट ऑफ, सो दे स्टार्ट सेलिंग इट एट लोअर प्राइसेस। उनको प्रॉफिट फिर भी बन रहा है बट वो बेचे जा रहे हैं, बिकॉज दे वांट टू क्लियर देयर इन्वेंट्री। समझ आ गया, कॉस्ट पुश एंड डिमांड पुल इन्फ्लेशन रिवाइज हो गया, आपका आंसर हमारा हो गया ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डीफ्लेशन एंड डिसइन्फ्लेशन? अब ब्रीफली मैं आपको बता देता हूँ, फिर ये क्वेश्चन के ऑप्शंस देख लेते हैं। डीफ्लेशन मतलब सिंपल है, कोई चीज़ पहले 20 रुपए की थी, अभी वो चीज़ 18 रुपए की है, तो डीफ्लेशन हो गया। डिसइन्फ्लेशन, कोई चीज़ पहले 20 रुपए की थी, फिर वो चीज़ 25 की हुई, अब वो चीज़ 26 की है, तो इन्फ्लेट तो हो रहा है, लेकिन यहाँ पे इन्फ्लेशन कितना था, 25%, 5/5/20 इंटू 100, 25% आता है ना। यहाँ पर इन्फ्लेशन जो हो रहा है वो 1/25 इंटू 100 मतलब 4% हो रहा है, 25% से सीधा रिड्यूस होके 4% हो गया इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन तो है, लेकिन इन्फ्लेशन का परसेंटेज कम है, पहले 25% इंक्रीज हो रहा था, अब बस 4% इंक्रीज हो रहा है, तो ये डिसइन्फ्लेशन है। डिफ्लेशन मतलब रिड्यूस हो रहा है, नेगेटिव टेरिटरी में जब इन्फ्लेशन चला जाता है तो उसको डिफ्लेशन बोलते हैं, सिंपल है। एक बार ये देख लेते हैं क्या मैंने मेंशन किया हुआ है, फिर हम ऑप्शंस देखेंगे। डिक्लाइन इन प्राइस लेवल्स अक्रॉस एन इकोनॉमी, मतलब इन्फ्लेशन जीरो से कम हो जाता है, यहाँ पे इन्फ्लेशन जीरो से ज़्यादा है बट पहले से कम है। ओके, क्यों होता है डिफ्लेशन? डिमांड ही नहीं है इकोनॉमी के अंदर, लोग खर्च ही नहीं कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली आपको सस्ते में बेचना पड़ेगा, क्योंकि आपको तो अपना इन्वेंट्री खत्म करना है। लोअर मनी सप्लाई, मनी की सप्लाई भी कम हो गई, लोगों के पास पैसा ही नहीं है, मनी सप्लाई इतनी कम हो गई कि लोगों के पास पैसा नहीं है, तो लोग खर्च नहीं कर पा रहे, तो लोगों ने डिमांड करना ही बंद कर दिया। According to some economists, this is one of the major reasons behind the Great Depression. अब किसी को एग्जैक्ट रीजन या एक सिंगल रीजन नहीं पता है, देर आर मल्टीपल रीजंस, बट सम इकोनॉमिस्ट से कि मनी सप्लाई जिस रेट से इंक्रीज होना चाहिए था उस रेट से इंक्रीज नहीं हुआ, इसकी वजह से लोगों ने डिमांड करना ही बंद कर दिया और इकोनॉमी अल्टीमेटली डिप्रेशन में चली गई। वन आर्ग्यूमेंट। ओके, लोअर इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो पीपल आर सेविंग मोर, स्पेंडिंग एंड इन्वेस्टिंग लेस। अब एक स्टेज ऐसी आ जाती है कि इकोनॉमी में एक्टिविटी कम होती जा रही है, जैसे हमारी इकोनॉमी में आप देख रहे हो कंजम्पशन इज रिड्यूसिंग, इन्वेस्टमेंट इज रिड्यूसिंग, इकोनॉमिक एक्टिविटी कम हो रही है। एक पॉइंट आएगा जहां पर लोग इतना ज़्यादा सेव करने लगेंगे और इतना कम स्पेंड करने लगेंगे कि इकोनॉमी डिफ्लेशन में जानी शुरू हो जाएगी, बिकॉज डिमांड खत्म हो गई।
डिमांड अल्टीमेटली खत्म हो जाती है इकोनॉमी में तो डिसइन्फ्लेशन में आएगी पहले, फिर डिफ्लेशन में जाना तय है उसका, इफ यू डोंट डू एनीथिंग टू चेंज इट। डिसइन्फ्लेशन मैंने आपको बताया जीरो से ज्यादा होता है बट पहले से कम है। रीजंस क्या हो सकते हैं? आरबीआई ने मॉनेटरी पॉलिसी टाइट कर दी, मतलब इंटरेस्ट रेट्स या रेपो रेट या फिर पॉलिसी रेट को इंक्रीज कर दिया। जब पॉलिसी रेट इंक्रीज होगा सो बोरोइंग इज नाउ बिकमिंग एक्सपेंसिव। बोरोइंग इज बिकमिंग एक्सपेंसिव। व्हेन बोरोइंग becomes expensive then people borrow less। लोग बोरो कम करते हैं, लोग इन्वेस्ट कम करते हैं उस बोरोड मनी से या फिर कंज्यूम कम करते हैं, तो धीरे धीरे इन्फ्लेशन नीचे आने लगता है। this was the this was something that RBI did in the past 5 years because हम लोग इन्फ्लेशन देख रहे थे, तो हम चाह रहे थे कि डिसइन्फ्लेशन की टेरिटरी में चला जाए। इकोनॉमिक स्लो डाउन रिजल्टिंग इन लो इन्फ्लेशन। अगर इकोनॉमी में स्लो डाउन है तो ऑटोमेटिकली इन्फ्लेशन नीचे जाना शुरू हो सकता है। अब दिस माइट नॉट होल्ड एवरी टाइम बिकॉज एक स्टैगफ्लेशन की सिचुएशन होती है जो हम आगे पढ़ेंगे, जिसमें कि इन्फ्लेशन इज हाई बट इकोनॉमिक ग्रोथ इज लो एंड अनएम्प्लॉयमेंट इज ऑल्सो हाई। तो हो सकता है इकोनॉमी इस सिचुएशन में फंस जाए, लेकिन अगर इकोनॉमी में स्लो डाउन है तो इन्फ्लेशन नीचे भी जा सकता है। बिकॉज इकोनॉमी का स्लो डाउन का मतलब क्या होता है? इकोनॉमी स्लो डाउन का मतलब है प्रोडक्शन इज रिड्यूसिंग, consumption is reducing, investment is reducing, ultimately supply is reducing, supply of goods and demand of goods. When demand of goods and supply of goods is reducing, then it might also result in lower inflation in the economy। हो सकता है। तो डिसइन्फ्लेशन इसकी वजह से भी होता है इकोनॉमी के अंदर, नॉट एवरी टाइम, बिकॉज इकोनॉमिक्स में कभी भी 1-to-1 डायरेक्ट कोरिलेशन हमेशा होल्ड नहीं करता है, बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन अ लॉट ऑफ फैक्टर्स, इट इज़ नॉट एक्टिंग इन आइसोलेशन। ऐसा नहीं है कि हर इकोनॉमी बिल्कुल आइसोलेटेड तरीके से काम कर रही है जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री में हम कर पाते हैं, वैसा नहीं हो पाता है यहाँ पे। इसीलिए इकोनॉमी में द सेम थिंग माइट हैपन, कंप्लीटली समथिंग कंप्लीटली डिफरेंट माइट ऑल्सो हैपन। Disinflation is good when economy is trying to deliberately reduce inflation। Disinflation अच्छा है जब when the economy is trying to deliberately reduce inflation, जैसा अभी हो रहा है। But when low inflation, bad when low inflation is equal to low economic growth। अगर इन्फ्लेशन कम हो रहा है उसकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ भी कम हो रही है, then this is bad। This is exactly what RBI has done right now। RBI ने मॉनेटरी पॉलिसी न्यूट्रल कर दी है और अपने पॉलिसी रेट्स कम कर दिए हैं। क्यों? बिकॉज उनको लग रहा है यार इन्फ्लेशन तो नीचे जा नहीं रहा है या थोड़ा बहुत जा भी रहा है, तो इकोनॉमिक ग्रोथ नीचे जा रही है विच इज़ मोर हार्मफुल फॉर आवर इकोनॉमी राइट नाउ। तो हम लोग ज़्यादा फोकस करते हैं या ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ को एट दिस पॉइंट इन टाइम। ओके, चलिए कोई ऑप्शंस पे आते हैं। डिफ्लेशन इंडिकेट्स अ सर्ज इन प्राइसेस, उल्टा है, डिफ्लेशन से एक्चुअली प्राइसेस नीचे जाते हैं। डिफ्लेशन डिनोट्स एन इंक्रीज इन जनरल प्राइस लेवल, ये भी उल्टा लिखा है तो गलत हो गया। डिफ्लेशन रिप्रेजेंट्स अ स्टेबल रेट ऑफ प्राइस ग्रोथ, प्राइस ग्रो होता ही नहीं है डिफ्लेशन में, प्राइस डी ग्रो होता है डिफ्लेशन में, तो ये भी गलत हो गया। डिफ्लेशन एंटेल्स अ कॉन्टिन्यूअल ड्रॉप इन प्राइसेस व्हाइल डिसइन्फ्लेशन रेफर्स टू अ स्लो डाउन इन द रेट ऑफ इंक्रीज इन प्राइसेस। ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है हिंदी में एंड आई थिंक दिस इज वेरी क्लियर नाउ। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे चलते हैं। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 4। Why do policymakers of especially developing nations prefer to use core inflation over headline inflation? क्यों core inflation headline inflation के ऊपर आप यूज करना चाहते हो? मैं आपको बता देता हूँ core inflation और headline में फर्क क्या है। टोटल इन्फ्लेशन जितना भी है इकोनॉमी में, उसमें से फूड और फ्यूल का इन्फ्लेशन अगर आप हटा दोगे तो आपको कोर इन्फ्लेशन मिल जाएगा। वाई? बिकॉज फूड एंड फ्यूल आर वॉलेटाइल प्रोडक्ट्स जिनका इन्फ्लेशन बहुत जल्दी ऊपर जाता है, बहुत जल्दी नीचे आता है। सो यू डोंट वांट दैट टू अफेक्ट मॉनेटरी पॉलिसी आफ्टर एवरी 2 मंथ्स, इसलिए आप कोर इन्फ्लेशन मेजर करते हो कि यार फूड और फूल फ्यूल को हटा दें तो एक्चुअल में इकोनॉमी में इन्फ्लेशन कितना है वो मेजर कर लेते हैं। कोर इन्फ्लेशन हेल्प्स यू टू मेजर लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन, क्योंकि फूड एंड फ्यूल को आप हटा दोगे, जो भी और सामान बचा वो आप टारगेट कर पाते हो लॉन्ग टर्म के लिए कि आप लॉन्ग टर्म में इन प्रोडक्ट्स के प्राइसेस को कहाँ पे रखना चाहते हो एंड वेयर डू दे स्टैंड राइट नाउ, दैट यू आर एबल टू फिगर आउट। सो कोर इन्फ्लेशन हेल्प्स इन मेजरिंग लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन, कि इन्फ्लेशन का लॉन्ग टर्म में इम्पैक्ट क्या होने वाला है, और इसी की वजह से इट ऑल्सो हेल्प्स इन मेकिंग लॉन्ग टर्म मॉनेटरी पॉलिसी। कोर इन्फ्लेशन हेल्प्स एन इकोनॉमी फोकस ऑन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कोर इन्फ्लेशन से हम
गुड्स के प्रोडक्शन पे फोकस कर पाते हैं, बिकॉज गुड्स जो एक्चुअल गुड्स हैं अदर देन फूड एंड फ्यूल, उनके प्राइसेस हमें पता है कि उनमें इन्फ्लेशन कितना है, तो हम उनके प्रोडक्शन अल्टीमेटली या अकॉर्डिंगली हम चेंज कर पाते हैं। हेडलाइन इन्फ्लेशन इज टोटल इन्फ्लेशन। शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट हमें पता लगता है हेडलाइन इन्फ्लेशन से, बिकॉज यहाँ फूड फ्यूल सब कुछ आ गया। तो इन्फ्लेशन ऑन द ग्राउंड लोगों को रियलिटी में कितना अफेक्ट कर रही है आज, दैट इज measured through headline inflation, not through core inflation. CPI can measure headline inflation. CPI जो है वो हेडलाइन इन्फ्लेशन मेजर कर पाता है। इतना ही मेंशन्ड है कोर और हेडलाइन के अंदर। अब हम देख लेते हैं ऑप्शंस क्या है। कोर इन्फ्लेशन एक्सक्लूड्स वॉलेटाइल कंपोनेंट्स लाइक फूड एंड एनर्जी, ये क्लियर सही है। एंड एड्स इन द फॉर्मुलेशन ऑफ इफेक्टिव लॉन्ग टर्म मॉनेटरी पॉलिसी फॉर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ, ये सही है। सेकेंड ऑप्शन पे आते हैं। पॉलिसी मेकर्स प्रेफर कोर इन्फ्लेशन बिकॉज इट इंक्लूड्स वॉलेटाइल कंपोनेंट्स, ये गलत है। कोर इन्फ्लेशन में नहीं, हेडलाइन में आते हैं वॉलेटाइल कंपोनेंट्स। ऑफरिंग अ मोर कॉम्प्रिहेंसिव मेजर ऑफ इन्फ्लेशनरी प्रेशर, बट हेडलाइन इन्फ्लेशन ऑल्सो गिव्स अस, दैट इज द एडवांटेज ऑफ हेडलाइन इन्फ्लेशन, क्योंकि हेडलाइन इन्फ्लेशन ही हमें ज़्यादा रियल, शॉर्ट टर्म, इमीडिएट, कॉम्प्रिहेंसिव, कंप्लीट मेजर देता है इन्फ्लेशन का, कि एक्चुअल में इन्फ्लेशन ऑन द ग्राउंड कितना है। कोर इन्फ्लेशन इज लेस इन्फ्लुएंस्ड बाय टेम्परेरी फैक्टर्स, ये सही लिख रहा है ये। प्रोवाइडिंग पॉलिसी मेकर्स विद अ क्लियरर पिक्चर ऑफ शॉर्ट टर्म इन्फ्लेशन ट्रेंड्स, ये गलत है। कोर इन्फ्लेशन हमें लॉन्ग टर्म ट्रेंड बताता है इन्फ्लेशन का, कि लॉन्ग टर्म में इन्फ्लेशन कहाँ जाएगा, बिकॉज ये जो वॉलेटाइल है इन्फ्लेशन वाले फूड और फ्यूल, ये तो धीरे धीरे स्टेबलाइज हो जाएंगे। लॉन्ग टर्म में इन्फ्लेशन कहाँ खड़ा होगा, ये हमें कोर इन्फ्लेशन बताता है, तो ये गलत हो गया। Core inflation serves as a reliable indicator of changes in consumer purchasing power, enabling policymakers to formulate strategies to address income inequality and wealth disparity. इन्फ्लेशन इनइक्वालिटी मेजर नहीं कर पाता, वो हम गिनी कोएफिशिएंट जैसे मेजर्स से या जीडीपी डिफ्लेटर के थ्रू हम मेजर कर पाते हैं, लेकिन इन्फ्लेशन, कोर इन्फ्लेशन के थ्रू हम लोग इनइक्वालिटी नहीं मेजर कर पाते। ये नहीं मेजर कर सकते थे कि हाउ मच मनी डू आई हैव पर कैपिटा, हाउ मच मनी डू पीपल हैव, या फिर अमीर के पास कितना है, गरीब के पास कितना है, उसमें गैप कितना है। वी कांट मेजर दैट थ्रू कोर इन्फ्लेशन। इट सिंपली टेल्स अस कि इकोनॉमी में इन्फ्लेशन कितना है। इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है तो इनइक्वालिटी नॉर्मली बढ़ती है, घट भी सकती है। दैट इज़ एन आउटकम दैट वी आर ट्राइंग टू रीच, बट कोर इन्फ्लेशन हमें ये सब नहीं बताता है। सो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। आई होप क्लियर है। नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इंपोर्टेड इन्फ्लेशन के बारे में क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस वुड लीड टू इंपोर्टेड इन्फ्लेशन इन इंडिया। एक बार इंपोर्टेड इन्फ्लेशन पे क्या लिखा है वो देख लेते हैं, पहले ऑप्शंस देख लेते हैं। चेंजेस इन इंटरनेशनल शिपिंग और ट्रांसपोर्ट। अब इंपोर्टेड इन्फ्लेशन क्या होता है, जो भी इन्फ्लेशन बाहर से, आउट ऑफ द country, it is getting imported into India, that is imported inflation. So anything that is international in nature, very simple to understand, will result or can result in imported inflation. कुछ भी इंटरनेशनल है उससे हम imported inflation हो सकता है। इंटरनेशनल शिपिंग, इंटरनेशनल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ी, इंपोर्टेड इन्फ्लेशन हो सकता है, राइट। इंपोर्टेड गुड्स की डिमांड बढ़ी, इंपोर्टेड इन्फ्लेशन ऑफ कोर्स होगा, डिमांड बढ़ गई तो। इनफैक्ट मिस्टर पी चिदम्बरम रिसेंटली टॉक्ड अबाउट द सेम इन पार्लियामेंट, क्रिटिसाइजिंग कि सरकार ने जो लिमिट बढ़ाई है ऑफ टैक्स रिबेट फ्रॉम 7 लाख टू 12 लाख, एंड देयर कैन बी अ क्वेश्चन ऑन दिस कि इसके नेगेटिव इफेक्ट्स क्या हैं। ही सेड इससे इंपोर्टेड गुड्स की डिमांड बढ़ सकती है, जिससे इन्फ्लेशन इकोनॉमी में और इंक्रीज होगा रादर देन प्रोडक्शन। तो ज़रूरी नहीं है कि ये सारा पैसा लोग प्रोडक्शन में डालें, सेव करने में डालें, इन्वेस्ट करें, कंज्यूम करेंगे। यू कांट स्टॉप देम फ्रॉम कंज्यूमिंग इंपोर्टेड गुड्स। अब किसी आदमी को लुई विटॉन का बैग चाहिए, या फिर जूते चाहिए, या आईफोन चाहिए, या गाड़ी चाहिए, और वो इंपोर्टेड है, तो वो खरीद ही सकता है ना। नो बडी कैन स्टॉप हिम, ही जस्ट हैज़ टू पे मोर। So in this case, there might be more imported inflation in the economy, according to him. Depreciation of Indian rupee against major currencies. अब ये भी इंटरनेशनल है कि भाई हम वे नॉट जस्ट कंसिडरिंग अबाउट वैल्यू ऑफ रूपी इन इंडिया, बट ऑल्सो वैल्यू ऑफ रूपी विजोवी डॉलर, राइट। तो ये भी इंपोर्टेड इन्फ्लेशन हो सकता है। राइजिंग इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइस। अब डेप्रिसिएशन होगा तभी इन्फ्लेशन होगा इकोनॉमी में, बिकॉज गुड्स, द सेम गुड विल बिकम एक्सपेंसिव, इंपोर्ट्स विल बिकम एक्सपेंसिव। तो इंपोर्ट्स हमारे एक्सपेंसिव हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली इन्फ्लेशन हो सकता है। राइजिंग इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस। इंटरनेशनल में
मार्केट में प्राइसेस बढ़ गए, जैसे कि ऑयल के प्राइसेस बढ़ गए, नेसेसिटी है, वी हैव टू कीप इम्पोर्टिंग इट, इम्पोर्ट किया हमने, हमारा इन्फ्लेशन बढ़ गया इकोनॉमी के अंदर। सो ऑल दी ऑप्शन सीम टू बी करेक्ट, आंसर ऑप्शन बी होना चाहिए। अब समझ लेते हैं यहाँ पे मैंने क्या क्या मेंशन किया है। मीनिंग क्या है इंपोर्टेड इन्फ्लेशन का? हायर इन्फ्लेशन ड्यू टू हायर प्राइसेस ऑफ इंपोर्टेड गुड्स एंड सर्विसेज, ये मैंने आपको बता दिया। कॉजेस बहुत सारे हो सकते हैं। डोमेस्टिक करेंसी का डेप्रीसिएशन, नॉट एप्रिसिएशन, इंपोर्टेड कमोडिटीज महंगी हो गई, उससे भी हो सकता है। आउटकम क्या होगा? परचेजिंग पावर लोगों की कम होगी, मतलब इन्फ्लेशन बढ़ेगा, हायर ओवरऑल इन्फ्लेशन। ट्रेड डेफिसिट बढ़ सकता है बिकॉज आर इंपोर्ट्स बिकम एक्सपेंसिव, जो कि अभी हो रहा है, बिकॉज एनर्जी ऑयल इज एक्सपेंसिव, तो हमारा ट्रेड डेफिसिट हमेशा बना रहता है बिकॉज आर इंपोर्ट्स कीप बिकमिंग मोर एंड मोर एक्सपेंसिव। चैलेंज फॉर मॉनेटरी पॉलिसी, अब ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रीजन है कि सबसे इंपॉर्टेंट आउटकम है, या फिर ये आपको याद रखना चाहिए कि जो मॉनेटरी पॉलिसी है इट बिकम्स वेरी इनफेक्टिव बिकॉज ऑल ऑफ दिस इन्फ्लेशन इज इम्पोर्टेड। तो इसको रेगुलेट करना या कंट्रोल करना मुश्किल होता है बिकॉज ये इंटरनेशनल रीजंस की वजह से, एंड आरबीआई डज नॉट हैव एनी कंट्रोल ओवर इंटरनेशनल रीजंस। ऑयल के प्राइस के ऊपर उसका कोई कंट्रोल नहीं है। अगर यूएस के गुड्स इंडिया में धमाधम इंपोर्ट हो रहे हैं और रुपी डेप्रिशिएट हो रहा है, आरबीआई कांट डू मच अबाउट इट। प्रोबेबली द गवर्नमेंट कैन, टैरिफ लगा के, नॉन टैरिफ बैरियर्स लगा के, जो अभी ट्रम्प कर रहा है, बट आरबीआई कांट डू मच। तो मॉनेटरी पॉलिसी के लिए चैलेंज हो जाता है बिकॉज इन्फ्लेशन इकोनॉमी में बढ़ रहा है बट इट इज़ नॉट एबल टू डू मच अबाउट इट। तो उसकी वजह से भी इन्फ्लेशन इकोनॉमी में बढ़ता है। ओके, तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 5 जिसका आंसर ऑप्शन नंबर बी है, सारे के सारे सही हैं। ओके, काफ़ी लंबा लेक्चर हो गया है, मुझे लगता है कि क्वेश्चन नंबर 6 से हम नेक्स्ट सेशन में उठाते हैं। आई होप रिवीजन हो रहा है, कुछ नया सीखने को मिल रहा है साथ के साथ, या फिर जो भी क्वेश्चंस कर रहे हो उसके एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहे हैं। समझ में नहीं आ रहे हैं या कोई प्रॉब्लम है, या समझ में आ रहे हैं, व्हाटएवर इट इज़, डोंट फॉरगेट टू मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। बताओ मेरे को, तो जिससे मुझे पता लगे यार मैं जो एफर्ट लगा रहा हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ, वो यूज़फुल है भी आपकी प्रिपरेशन में या फिर नहीं है। ठीक है ना? दिस इज ऑल फॉर दिस सेशन। एक और सेशन रखेंगे जिसमें क्वेश्चन नंबर 6 to 10 में उठाऊंगा, जिससे कि आपको इन्फ्लेशन के और कॉन्सेप्ट्स, मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मैं टाइम को ना देखूँ बहुत ज़्यादा। अगर एक क्वेश्चन को ज़्यादा समय चाहिए, आई एम ट्राइंग टू गिव इट एज मच टाइम एज इट नीड्स, जस्टिस हो पाए हर एक सवाल को, आप उसके कॉन्सेप्ट को समझ पाएँ, उस कॉन्सेप्ट से जो भी क्वेश्चन दोबारा पूछा जा सकता है फ्यूचर में, वो आप सही आंसर कर पाएँ। दैट इज़ माई अप्रोच, दैट इज़ माई ऑब्जेक्टिव। ठीक है ना? ये मत देखना कि 5 ही क्वेश्चन किए, ये देखना कि भाई 5 कॉन्सेप्ट्स मैंने समझ लिए 30 मिनट में, उस पे फोकस करोगे तो ज़्यादा सीख पाओगे। अदरवाइज फिर नंबर पे रह जाओगे, व्यूज़ पे रह जाओगे, तो कुछ नहीं होगा फिर। ठीक है ना? चलिए क्लोज करते हैं सेशन को, फिर से मिलेंगे। आई सी यू अगेन with another session, 5 more questions or probably 10 more questions on inflation. I'll see you till then. Take care. Bye bye. Keep studying hard. Prelims is coming up. Bye bye. Jai Hind.